स्लेव ट्रेड क्या होता है? इंसान को कमोडिटी समझ लेना, ठीक है। स्लेव के पास कोई राइट्स नहीं होते हैं। इंसान इस इकोनॉमी में लेबर है। आपको पढ़ाया गया होगा इकोनॉमिक्स की क्लास में कि इंसान इस इकोनॉमिक्स में एक लेबर होता है। लेबर, हम सभी क्या है? मैं भी लेबर हूं, आप भी कल नौकरी में जाएंगे, आप भी क्या होंगे? लेबर होंगे। तो लेबर का सिंपल सा डिफिनीशन होता है, लिखते जाओ, पेन नहीं रुकना चाहिए तुम्हारा। लेबर की डिफिनीशन होती है काम जितना वो कर रहा है उसके बदले उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। लेबर की डिफिनीशन ये होनी चाहिए, वो उस काम करने के योग्य हो, मैंने पढ़ाया था तुम्हें, और उसके काम के बदले उसे पारिश्रमिक यानी कि वेजेस मिलने चाहिए। डन? तो वेज के लिए हम पूरी दुनिया जीते, क्योंकि उसी वेज से हमारी, उसी पारिश्रमिक से हमारी जिंदगी चलती है, हम अपनी चीजों के लिए खरीदते हैं। स्लेव के साथ ये राइट्स नहीं होते। स्लेव खुद एक कमोडिटी होता है, तो हम उसको कुछ पैसे देके खरीद लेते हैं। तो स्लेव ट्रेड क्यों आया? ये इसका सारा खेल होता है प्रॉफिट यानी मुनाफे के लिए। मुनाफा कैसे? भाई कभी भी, जब खासतौर पे उस दौर की जब मैं बात करूं, जब मशीनें नहीं थी, तो सारा काम कौन करता था? मैनुअल लोग करते थे। तो लोग उसके बदले क्या मांगते थे? पारिश्रमिक मांगते थे, राइट? उसके बदले उन्हें वेजेस चाहिए होते थे। तो इससे मेरा मुनाफा कम हो जाएगा, मुझे मोनोपोली क्रिएट करनी है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसी को गुलाम बना लो। तो हमने क्या, इस लोगों ने क्या किया? इसको स्लेव बना लिया। तो उनको कोई वेज थोड़े देना था। तो जैसे जानवरों को तुम कोई वेज देते हो कि आज गाय इतने किलोमीटर चली या बैल इतने किलोमीटर चला तो हम इसको वेज देंगे, नहीं ना, आप सिर्फ उसको चारा देते हो। तो इन्होंने वही किया नीग्रोस के साथ। उन्हें सिर्फ खाना मिलता था, वो भी 1 या 2 टाइम का। वो बाड़े में रखे जाते थे, वो जंजीरों में जकड़े जाते थे, राइट? और इसके बदले उनको कुछ नहीं मिलता। वो एक बार खरीद लिए गए तो वो मालिक का जर खरीद गुलाम हो गए। तो ये सिस्टम हमारा वहां पर काम करता था। क्लियर है? और फिर मैं कह रहा हूं इस क्लास का एक रूल है। इस क्लास का रूल ये है कि जो भी मैं लिखा दे रहा हूं, जो पॉइंट जहां है, बस तुम किसी भी तरीके से उसको एज इट इज खा जाओ। तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। इतनी मेहनत करके नोट्स बना रहा हूं, तो बहुत रिसर्च करके चीजों को लेकर आ रहा हूं, कहां से क्या चीज आ सकती है, क्या चीज है। और आप कोशिश बस इतना करो कि एज इट इज वो वर्ड टू वर्ड आपको बस याद हो जानी चाहिए, ठीक है? इसीलिए मैं कहानियों के थ्रू अभी तक किसी कहानी में कोई दिक्कत? ये फ्लो में चल रही है, लिंक हो रही है एक दूसरे के साथ। मैंने पूरी कहानी, पूरी हिस्ट्री को ही लिंक कर दिया है कि वो एक फ्लो में चलती रहेगी, कहानी के रूप में कौन कैसे आया। तो कल हमारी जो कहानी शुरू हुई थी कि कहानी शुरू होती यूरोप में, आखिर वो आए क्यों? जैसे चैप्टर था भारत में यूरोपियों का आगमन, पहला चैप्टर। तो सवाल यह है कि आए क्यों, कौन सी ऐसी कंडीशन थी? तो हमें वो समझ में आया कि जो ट्रेड था वो ओटोमान एम्पायर की वजह से ब्लॉकेड हुआ जमीन से। तो अब रिनासा के बाद उनको लालच के कारण अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें निकलना था बाहर। तो उन्होंने नए नए ट्रेड्स रूट खोजना शुरू किया। एक तो अमेरिका निकल गया, एक वास्को डिगामा भारत की तरफ आ गया, केप ऑफ गुड होप होते हुए वो भारत पहुंच गया। जब भारत पहुंचने वाला था तो उसको सबसे पहले जो अरब व्यापारी थे जो पूरे डोमिनेंस रखते थे, उनके साथ उन्हें एक ट्रेड रिवैलरी का सामना करना पड़ा। फिर कुल मिलाकर भारत पहुंचे। हमने सबसे पहले डिस्कशन किया कि दक्षिण भारत क्यों? क्योंकि उस समय नॉर्थ पर मुगलों का आधिपत्य था, तो विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा था, तो साउथ में घुसना उनके लिए आसान था। क्योंकि उस समय जो वहां के साम्राज्य से आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे, उन्हें रेवेन्यू चाहिए था। इन्होंने अपने आप को व्यापारी के रूप में रखा कि हम तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ाने में मदद देंगे, तुम हमें थोड़ी मोड़ी जगह दे दो। सो दे स्टार्टेड अ वर्ड फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का मतलब होता था जहां ये अपना सामान रखते थे, उसमें कुछ उत्पादन नहीं करते थे फैक्ट्री में। आज हम फैक्ट्री समझते किसके लिए? कि उसमें से कुछ पैदा होता है, कुछ नहीं करते थे। ये फोर्टिफाइड कर देते थे, उसको किलेबंदी कर देते थे। इसमें अंग्रेज लोगों की कॉलोनियां होती थी, उनके मकान होते थे, वहां वो अपना सामान लाकर रखते थे। और वो सामान जरूरी नहीं था कि वो नैतिकता से खरीदा गया हो, एथिकली खरीदा गया हो, वो पायरेसी भी करते थे, क्योंकि ये बेसिकली ये पायरेट्स थे, बेसिकली ये पायरेट्स ही थे। तो ये उन्होंने किलेबंदी शुरू की। तो कल हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि अल्फांसो आया 1510 में, याद रखना, ठीक है? कौन आया, कहां से लिया? बीजापुर से लिया। इसके बाद फ्रांसिस जेवियर का, कल इससे पहले पढ़ा था फ्रांसिस जेवियर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये कहानी चेंज होगी, ठीक है? ये एक भारत की आने वाले समय में एक बहुत बड़ा ये बदलाव करेंगे, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ था? तो ये कौन थे फ्रांसिस जेवियर? इनको आगे चलकर संत का दर्जा दिया गया था।
और ये सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो लोग फोटो खींच रहे हैं वो लिखना शुरू करें। लिखने से मस्कुलर मेमोरी डेवलप होती है। जब तुम्हारा टीचर अपने हाथ से लिख रहा है तो तुम्हें लिखने में क्या शर्म है? और लिखते जाओ और उसी समय मेमोराइज करते जाओ। इस क्लास का यही रूल है, मेमोराइज करते जाओ, ठीक है। 1552 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हीं के नाम पे गोवा में एक बहुत फेमस चर्च है, लिख लिया था ये। और 3 दिसंबर को फीस्ट मनाया जाता है, इसको होली डे कहते हैं क्रिश्चियनिटी में। 3 दिसंबर को हर साल गोवा में सेंट फ्रांसिस के नाम पर होली डे यानी फीस्ट मनाया जाता है, ठीक है। लिख लिया था ये पॉइंट। 3 दिसंबर को हर साल गोवा में एक बहुत बड़ा उत्सव होता है सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम पर। इसको फीस्ट डे या होली डे, पवित्र दिन भी कहते हैं। जहां पे भी कोई भाषा की प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताएं, मैं उर्दू में भी लिखा सकता हूं और मैं संस्कृत में भी लिखा सकता हूं, इन दोनों के अतिरिक्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या सेगमेंट हुए थे यहां तक, एक एक लाइन मेरा, एक एक वर्ड याद रख लेना। फर्स्ट यूरोपियन टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को सबसे पहले किन यूरोपियंस ने ऑक्यूपाई किया था? गुड, वेरी गुड। फिर एक रिलेशनशिप बताया था, ये अब बहुत आज काम आने वाला है। वो था कि ये इनके स्ट्रॉन्ग शिप्स थे, ठीक है। उसमें ये तोपे लेके चलते थे। इनका हर नाविक क्या था? सैनिक था। एक तरफ चप्पू चलाता था, एक तरफ तलवार चलाता था, क्योंकि इनको सर्वाइवल करना था जहां उनके पास। इनका बेसिकली अटलांटिक में और भूमध्य सागर में इनका लूटपाट का धंधा हुआ करता था, ठीक है। तो इनके शिप्स बहुत स्ट्रांग थे। भारत के पास नेवल शिप्स बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि भारत का जो ज्यादातर हिस्सा था जिसमें मुगल साम्राज्य था वो लैंडलॉक था। तो उनके पास पैदल सेना हुआ करती। देखो, ज्योग्राफी हिस्ट्री को बहुत प्रभावित करता है। ज्योग्राफी डिफाइन हिस्ट्री। तो उस समय क्या था, हाथी घोड़े ये सब जो थे वो लेके चला करते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में मुगलों का शासन नहीं आ पाया था। कोस्टल एरिया में वो नहीं जाते थे, और हमारे कोस्टल एरिया डायरेक्टली समुद्र से लिंक नहीं थे। दोनों तरफ सह्याद्री और पूर्वी घाट, अगर आप बात करेंगे तो भारत के क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, जो महान पहाड़ियां हैं, जंगलों का एरिया है, खूब बारिश होती है, तो वो बहुत ज्यादा परिवहन नहीं है। तो उसमें अगर आप पश्चिमी घाट की बात करोगे तो भोर घाट, पाल घाट, इनके माध्यम से आप क्या हो सकता है, सिर्फ दर्रों के माध्यम से चलते हो। तो हमें जरूरत क्या थी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए? लंबी चौड़ी पैदल सेना की। ये हिस्ट्री का वो पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है कि इनके पास पावरफुल शिप्स थे। ये दूर दूर तक, सोचो कहां, पूरा अफ्रीका घूमते हुए हमारे तक पहुंच गए। तो ये बहुत देर तक इनके पास सर्वाइवल टैक्टिक्स थी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आगे चलकर इतिहास का एक कोर्स डिफाइन करेगी। चलिए हम देखते हैं क्या है। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि इन्होंने, यूरोपियंस ने ट्रेड कैसे कमाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपना माल उठाया, अब अफ्रीका के 3 पॉइंट ये घूम आए, अफ्रीका इनको मिल गया। इनको पहले हाथी दांत, आइवरी ये सब चाहिए था, गोल्ड, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनको समझ में आया कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंसान है, और वो कबीलों में बटे हुए लोग हैं, मसाई लोग हैं, तमाम तरह के अलग अलग लोग हैं। और चूंकि अंग्रेज शुरुआत से जो यूरोपियन थे वो नस्ल का कॉन्सेप्ट तुम्हें बताया था, नस्ल का, ये रेस के कॉन्सेप्ट पे इन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो ये व्हाइट मैन जो इनका कॉन्सेप्ट था कि जो श्वेत आदमी है वो श्रेष्ठ आदमी है। तो काले लोग, हालांकि जेनेटिकली जो ओरिजिनल पूल है वो ब्लैक का है, अफ्रीकन का है, हमारा जो ओरिजिनल पूल है वो अफ्रीका का है, लेकिन इन्होंने अपने रंग के आधार पर, जो कि टेम्परेट के रहने वाले, उष्ण जो है क्या कहते हैं, जो हमारा टेम्परेट रीजन है वहां के रहने वाले हैं। तो ये गोरे हैं, इनका मेलानिन कम होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो त्वचा क्या होती है, मेलानिन कम बनता है। मेलानिन की वजह से हमारा रंग गाढ़ा होता है, डार्क होता है, ठीक है। मेलानिन एक सूर्य की किरणों से बचाव का जो है तरीका होता है। तो इनके त्वचा का रंग कैसा होता है, हल्का। तो इन्होंने ये मान लिया कि जो श्वेत लोग हैं, माना नहीं, इन्होंने दुनिया को बताया। थे तो कुछ साल पहले ये कबीले, ठीक है, शराब में ब्रेड डुबो के इनको खाने के, इनको कुछ मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो ये क्या है, ये उन्होंने बताया कि काले लोग मतलब ये दे आर नियर टू द एनिमल्स। तो उन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू किया, और यही उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहां से सामान डाला जहाजों पे, स्लेव्स को भरा, दासों को भरा। दासों के कोई राइट्स नहीं थे, ये बॉन्डेज लेबर, क्या थे, बॉन्डेज लेबर। इसे हम लोग बंधुआ मजदूर भी कहते हैं। तो बंधुआ मजदूर और स्लेव में एक अंतर है कि बंधुआ मजदूर अपने मालिक से कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन बंधन के बाद वो अपने वर्क आवर के बाद फ्री है। लेकिन स्लेव वो नियर टू द एनिमल्स है, वो जानवरों के आसपास है, उसके पास दिन रात किसी भी चीज का कोई नहीं है। जैसे एक जानवर पे मालिक का हक होता है, बिल्कुल ऐसा ही था इनका। तो ये क्या चाहते थे, इन्होंने प्लांटेशन पूरी दुनिया में शुरू कर दिया। प्लांटेशन क्या शुरू किया, बागबानी। जैसे पूरा जाकर गन्ने की खेती,
चाय कॉफी, इसे बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो इसके लिए पूरा ऑस्ट्रेलिया का जितना भी गन्ने की खेती है सब दासों ने किया है, सब स्लेव्स के थ्रू हुआ है, और उसको ले जाकर बेच देते थे। फिर क्या हुआ, इनके पास बेहिसाब पूंजी आ गई। उसी पूंजी को इन्होंने क्या यूज किया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद तो फिर कहानी, आप एक्सप्लॉयटेशन की एक लंबी कहानी जो हम समझेंगे। कुल मिलाकर ये पूरी कहानी में कल हमने सीखा कि मोनोपोली इन ट्रेड, ठीक है, यानी व्यापार में इनकी एकाधिकार। उन्होंने सब तरह के कंपटीशन को किनारे किया। बहुत ग्रीडी लोग थे, इवन तो ये हुगली के पास अपना बेस बनाकर पायरेसी भी करते थे। तो कुल मिलाकर इनका जो लाभ है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा। और जब बेहिसाब पैसा आता है तो फिर वो इंसान के दिमाग को करप्ट करता है। पुर्तगालियों की ये सक्सेस देख के यूरोप में मच गई हलचल कि भाई इनके हाथ तो खजाना लग गया। ये ईस्ट की जो दौलत है, इनके जब जहाज आते थे तो भरे हुए आते थे सोने चांदी से। बोले भाई साहब ये आना। अब इसने क्या किया, जो यूरोपियन ग्रीड थी, जो लालच थी यूरोपियन की, वो कई गुना बढ़ा दी। ठीक है, कई गुना बढ़ा दी। ग्रीड ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस का लालच कई गुना बढ़ा दिया। अब लालच में जब इसका देखा देखी एक और कंपनी बनी, डच। ठीक है, जो डच लोग थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। यानी दूसरे यूरोपियन कौन थे, डच लोग थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वाज डच कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये जो डच के लोग थे वो पुर्तगीज से अलग थे। ठीक है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी इसमें गवर्नमेंट और कंपनी के लोग दोनों हिस्सेदार थे। आप लोगों को यह लगता होगा कि फ्रांसीसी जो है वो ज्वाइंट स्टॉक, नहीं, पहली जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी वो कौन सी थी, डच की कंपनी थी 1602 में। यानी संयुक्त संपत्ति कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक, यानी इसमें वहां की जो डच सरकार है और कंपनी दोनों के शेयर होंगे। लिखो, पहली संयुक्त संपत्ति कंपनी जिसने भारत के साथ व्यापार किया, पहली संयुक्त, लिखने में कोई दिक्कत तुम्हें हो रही है, लिखने पढ़ने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, नॉर्मली क्या दिक्कत होती है? कोशिश करो, 3000 वर्ड, 3500 वर्ड लिखने हैं। जहां छूट रहा है पूछो, मैं यहां रुका हूं, लेकिन मेरे बाद नहीं रुकना चाहिए। जाओ बैठो और करो। और कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है आप मुझसे पूछेंगे। आप आगे बैठिए, कहीं चेयर लेके बैठिए। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप, न्यूज ऑन AIR.nic.in, न्यूज ऑन AIR रेडियो में आता है, उसको बोलो कि वो बोलता रहेगा और न्यूज को लिखने की आदत डालो, स्पीड बढ़ जाएगी। चले, तो भाई पहली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी, डच। बड़ी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट प्लस कंपनी, याद रहेगा, एक एक पॉइंट याद रखना। तो जो डच लोग थे उनका इंटरेस्ट भारत में कम था, ये दिल बना दिया। तो इनका क्या है, इनका इंटरेस्ट किसमें था, इंडोनेशिया, मसाला आइलैंड में। मसाला आइलैंड के बारे में बताया था, स्पाइस आइलैंड, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के जो द्वीप थे वो मसाला आइलैंड। इसमें दक्षिण भारत का भी हिस्सा आता है, केरल का। तो ये सब मसाला आइलैंड थे जिसमें इनका इंटरेस्ट ज्यादा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये पहुंचे ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि उधर तो पश्चिमी तट पर कौन बैठे हुए थे, पुर्तगीज। ये डायरेक्टली पुर्तगीज से तुरंत लड़ने के मूड में थे नहीं, तो इन्होंने भारत के पूर्वी तट की तरफ घूमकर जाना शुरू किया। ठीक है, तो पूर्वी तट पे पहुंचे, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी तट पे पहुंचे। वहां पर किसका शासन था, गजपति शासकों का शासन था। गजपति, किसकी रूलिंग थी, गजपति शासक, गजपति शासक थे। इन्होंने कहा साहब ऐसा है कि हमें फैक्ट्री बनानी है। ठीक है, हमें फैक्ट्री बनानी है। फैक्ट्री का मतलब हो गया किलेबंदी करनी है, उसके अंदर ये माल रखते थे, कुछ बना पैदा नहीं करते थे। ये कमबख्त क्या करते थे, उधर का सामान इधर, इधर का सामान उधर, इनको यही करना था। तो इन्होंने कहा कि हम फैक्ट्री बनाएंगे। तो इन्होंने कुछ क्रम में फैक्ट्री बनाई जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली जो इनकी फैक्ट्री थी वो थी मसूलीपट्टनम में। कब, 1605 में, 1605। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके बाद पुलिकट, इसके बाद सूरत, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत की फैक्ट्री बनाई। फिर है बिमिलीपट्टम, 1641, बिमिलीपट्टम। फिर उसके बाद चिंसुरा, 1653,
3, ये फैक्ट्रीज थी डच की, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम और चिंसुरा। ठीक है, याद रहेगा, इनके एब्रीवेशंस बना लो, याद हो जाएगा। ये फैक्ट्रीज जो है वो बनी हुई थी। तो फीस्ट डे के बारे में पूछा, फीस्ट डे मतलब होली, पवित्र दिन माना जाता है 3 दिसंबर को। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बढ़ानी शुरू की तो पुर्तगीज को लगा कि उनकी मोनोपोली चैलेंज हो जाएगी, उनका जो एकाधिकार है बिजनेस पे वो चैलेंज हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगीज और डच के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, और इस केस में क्या हुआ, डच जो है वो विजेता बन गए। तो सबसे पहले डच ने क्या किया, पुर्तगीज को हराया। ठीक है, डच ने कई जगहों पे पुर्तगीज को हराया। पुर्तगीज की रूलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये क्या था, बहुत ग्रीडी हो गए थे और इन्होंने स्थानीय लोग यानी लोकल लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। ठीक है, ये बहुत एग्रेशन में आ गए थे। और धीरे धीरे सबसे बड़ा इन्होंने काम किया जब ईसाई मशीनरियों के माध्यम से भारत के धार्मिक मामलों में दखल देने की गलती कर दी, जो 1857 से पहले अंग्रेजों ने भी की थी। रिलीजियस मैटर में इन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया, इसलिए स्थानीय लोग गुस्सा हो गए। डच को यह फायदा मिल गया। डच ने क्या किया, डच ने पुर्तगालियों को हराया और सबसे पहले कोच्चि में, जो कोचीन है, ठीक है, उसमें फोर्ट विलियम की स्थापना की। लिखो, फोर्ट विलियम की स्थापना की। और एक बात याद रखना, इन्होंने भी पौंडीचेरी पर क्या किया, कब्जा किया। तो सेकेंड यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन कौन था जो पौंडीचेरी पे कब्जा किया, वो थे पुर्तगीज। सेकेंड यूरोपियन वन हु ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, डच। दूसरे यूरोपीय जिन्होंने पौंडीचेरी पर अधिग्रहण किया, बैठ जाओ, लिखो, आज के बाद छूटना नहीं चाहिए नोट्स। इसके बाद अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेजों ने भी आगे चलकर क्या किया, पौंडीचेरी पर वो कब्जा करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ। तो जैसा बताता जा रहा हूं बस उसको उतना ही तरह लिखते जाओ, नोट्स छूटे नहीं चाहिए, सैटरडे को क्लियर हो जाएगा। सेकेंड यूरोपियन टू ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, यहां तक कि डच ने श्रीलंका में भी जाकर क्या किया, हराया पुर्तगीज को और श्रीलंका भी कब्जा कर लिया। 1658 में पुर्तगालियों ने डच से श्रीलंका भी छीन लिया। दे स्नैच श्रीलंका फ्रॉम पुर्तगीज इन 1658। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन, लेकिन ये अलग अलग समय पर आए, अलग अलग माइंडसेट के साथ आए और इन्होंने अलग अलग काम किए। कहानियां चल रही हैं, हिडन चीजें चल रही हैं कि कैसे कैसे इन्होंने चीजों को पकड़ा। 1658 में पुर्तगालियों से श्रीलंका भी छीन लिया। श्रीलंका चाय के बागानों के लिए जबरदस्त था। ठीक है, चाय के बागान, जो टी प्लांटेशन था, वो अभी भी सबसे ज्यादा जो टी प्लांटेशन है वो श्रीलंका में ही है। ठीक है, तो ये वहां से इनको जो डच आगे चलकर पूरी तरीके से चले जाएंगे वो ईस्टर्न एशिया की तरफ, और वहीं से उनका पैसेज उनको मिल जाता है। तो खैर कुल मिलाकर डच ने क्या किया, यहां पर इनको टक्कर देनी शुरू की, और ये दोनों अभी व्यापार कर रहे हैं। इन्होंने भारत के बड़े भूभाग पर कोई हिस्सेदारी नहीं की। इनका पूरा फोकस था कि किसी तरह से फैक्ट्री बना लेना, थोड़ा सा लाभ। अभी ये पूरी तरह से फोकस है वो किस पे, प्रॉफिट पे, और ये पूरी दुनिया में प्रॉफिट के लिए अपने सेगमेंट्स उठा रहे हैं। ये इनका अभी पूरा फोकस है स्लेव ट्रेड पे, क्योंकि वो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वो ले जाकर कहां बसा रहे हैं, वो अभी साउथ अमेरिका में लेके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहे हैं, ठीक है, क्यूबा, वेस्ट इंडीज, यहां भी इनमें बहुत बिजी हैं ये सब। पुर्तगीज और डच अभी बहुत बिजी हैं। लेकिन अब जब इनके जहाज भारत से निकलने लगे तो इनकी कहानियां यूरोप में फैलने लगी। जब इनके जहाज पहुंचते, जो पुर्तगालियों का जहाज थे ना, वो लदे होते थे सोने से, गोल्ड, मसाले, स्पाइसेस, मोती, पर्ल, भारत में बेशकीमती मोती, रेशम, पोर्सलिन, बेहतरीन किस्म का कपड़ा, जिसके बदले गोल्ड रखा जाता था, मलमल। एक तरफ इसको, ये ऐसा कपड़ा था कि इसको मीटर से नहीं बेचते थे, ये ऐसा कपड़ा था, एक तरफ सोना रखा जाता था और एक तरफ ये कपड़ा रखा जाता था,
और यूरोप के जो रजवाड़े थे, यूरोप के जो अमीर लोग थे, वो इस कपड़े के दीवाने थे। तो ये इनके जहाज जो थे वो भरे हुए थे, यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब ये लंबे समय से इन्होंने मांस जमा हुआ खाया था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ठीक है, पीने के लिए ढंग का पानी नहीं था, कोई लाइफ स्टाइल नहीं थी, कबीलों की तरह आपस में लड़ते थे। इतने प्रॉफिट ने तो यूरोप की दशा दिशा ही बदल के रख दी। और इनकी जो ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट का जो सेगमेंट था, ये पहुंच गया उस समय के सबसे बड़े लुटेरों के पास, जो थे अंग्रेज। अब कहानी में एक और कैरेक्टर आने जा रहा है, ठीक है, एक और कहानी में कैरेक्टर आ रहा है। और अंग्रेजों ने जब पुर्तगालियों का ये लाभ देखा तो एकदम पागल से हो गए। उनके जहाज इतने गुना प्रॉफिट, इतने गुना प्रॉफिट। और अंग्रेजों को डर लगने लगा कि चूंकि क्या है, वो कबीलों की तरह थे, वो हमें राष्ट्र सिखाते हैं लेकिन वो कबीलों की तरह थे। तो उन्हें लगा कि पुर्तगीज स्पेनिश इतने अगर ताकतवर हो जाएंगे तो कल ये हमारी मार के ऐसे तैसे जो करके और हमें जो है वो हटा देंगे यहां से। तो इन्हें लगा हमें भी बहुत जल्दी व्यापार में उतरना पड़ेगा, हमें ईस्ट के साथ ट्रेड करने का जो है वो शुरुआत करनी पड़ेगी। अंग्रेज ये लाभ देकर दे बिकेम मैड। अरे बाप रे, इतना पैसा, इतना सोना, इतनी कहानियां, और भारत की कहानियां पहुंचने लगी। वो जो सोने की चिड़िया वाला कॉन्सेप्ट था कि वहां नदियों में सोना बहता है, वहां घर घर में सोना चांदी मोती है। वो कपड़े देख के वो पागल हो गए थे कि ऐसा भी कोई कपड़ा होता है, पोर्सलीन का कपड़ा, मलमल का कपड़ा, ऐसा भी कोई चीज होती है। वहां की जो छींट, हमारे यहाँ जो हद से छींट होती थी, इतनी बेशकीमती होती थी कि यूरोप के लोग पागल थे उसको देख के कि ये लोग कपड़ा इतना बेहतरीन कैसे रंग लेते, इतना बढ़िया डिजाइन कर लेते हैं। खैर, कुल मिलाकर ये जो अंग्रेज थे वो उस एरिया में, अटलांटिक में बहुत पावरफुल थे, क्योंकि इनके यहां जो सबसे ज्यादा, अगर पूरे समुद्री लुटेरों की बात की जाए पूरे के पूरे, तो 42% समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स जो थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है, जो आज अपने आप को सो कॉल्ड व्हाइट मैन्स बर्डन की बात करते हैं। 42% तो अकेले थे। लेकिन इन 42% में सबसे खास बात है, ये जो वर्ड लिखा है इसको बड़े ध्यान से लिखना, इनके पास नेवल सुपीरियरिटी थी, यानी नौसेना की उच्चता थी इनके पास। देखो, नौवहन उच्चता, सुपीरियरिटी, बहुत उच्च थे ये, क्योंकि इनके लिए नाव चलाना सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट था। तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की जितनी सीरीज देखी होगी वो इन्हीं की कहानियां हैं, ठीक है। तो ये क्या था, ये नेवल सुपीरियर थे, ठीक है, ये नाविक रूप से बहुत उच्च थे। तो ये बड़े दूर तक जहाज लेके जा सकते थे, बड़े दुस्साहसी थे, ठीक है। ये कई कई महीनों जो है वो लैंड पे आए बिना समुद्र में ही रह लिया करते थे। तो और ये समुद्री कंडीशन से बहुत ज्यादा वाकिफ थे, क्योंकि अटलांटिक में जहाज चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अटलांटिक में बहुत भयानक तूफान आते हैं, वहीं पर बर्मुडा ट्रायंगल भी है। तो अटलांटिक की वजह से वहां जो तूफान होते हैं वहां पर नाव को लेकर जाना पाना बहुत मुश्किल होता है। अटलांटिक के उत्तरी भाग में कैनरी की धारा, बहुत बर्फीली धारा होती है, लैब्राडोर की धारा, ये समुद्री धाराएं प्रवेश करती हैं। तो जब ये प्रवेश करती हैं तो बड़े बड़े भंवर बना देती हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें बड़े बड़े जहाज सिंक कर जाते हैं। जैसे टाइटैनिक जब अपनी पहली यात्रा पर निकला था जैक को लेकर, ठीक है, तो क्या हुआ था, किससे डूब गया था वो लैब्राडोर की धारा थी। क्वेश्चन पूछा गया है, लैब्राडोर की कोल्ड करंट थी। लैब्राडोर करंट, समुद्री धारा होती है, उसका नाम था लैब्राडोर, जो ग्रीनलैंड से होते हुए आती है। तो वो क्या हुआ, ग्रीनलैंड से एक आइसबर्ग पकड़ लाई, बहुत बड़ा शिलाखंड पकड़ लाई थी। तो इधर टाइटैनिक निकला, इधर हमारा जैक अपना जो है प्रेम कहानी आगे बढ़ा रहा था, और क्या हुआ, आइसबर्ग से टकराया और वो डूब गया। तो वो कौन सी धारा थी, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में, लैब्राडोर की धारा थी। तो लैब्राडोर, कैनरी, ये सब बड़ी ठंडी धाराएं यहां बहती हैं, और ये क्या होती है, वहां पर घुमाव पैदा कर देती हैं। तो अटलांटिक में नाव चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये उस क्षेत्र के दिग्गज हो चुके थे। तो इनकी नेवल सुपीरियरिटी क्या थी, बड़ी जबरदस्त थी। यही नेवल सुपीरियरिटी आगे चलकर हमसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती कराएगी, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इन्होंने 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को, इससे पहले इन्होंने 59 में एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स की मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई उन्होंने। फिर 1600 ये पहुंचे, 31 दिसंबर 1600 को, और इन्होंने रानी से क्या प्राप्त किया, महारानी एलिजाबेथ थी, ब्रिटेन की महारानी, इनसे रॉयल चार्टर प्राप्त कर लिया। क्या, शाही फरमान, रॉयल चार्टर प्राप्त किया। लिखते जाओ।
रॉयल चार्टर प्राप्त किया। ये रॉयल चार्टर में क्या खास बात थी? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। जहां पर डच ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी गवर्नमेंट का इंटरफेयर था। फ्रांसीसी बहुत चालाक थे, लेकिन फ्रांसीसियों के हारने के पीछे उसकी गवर्नमेंट थी। अगर फ्रांसीसी, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, डुप्ले को अगर वो नहीं बुलाते तो क्लाइव को कभी सक्सेस नहीं होने देता। वो डुप्ले बहुत चालाक था। आगे चलकर डुप्ले की नीतियां ही क्लाइव ने क्या की थी, अपनाई थी। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अंग्रेजों के साथ एक बड़ी मजेदार थी, इसको रॉयल चार्टर दे दिया। रॉयल चार्टर का मतलब क्या था कि भाई मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद ईस्ट, इसको लिख लेना, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। यानी देश के अंदर अब कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो पूर्व के साथ व्यापार, यानी इनका इंटरनल कंपटीशन ही खत्म हो, इनको टेंशन ही नहीं रह गई। स्टेक होल्डर रानी है और ये कंपनी है, कोई इनको कंपटीशन नहीं करना है कि माल सस्ते में बेचना है। नहीं, मोनोपोली में तो माल आप जैसा चाहो वैसा भेजो। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद ईस्ट, यानी पूर्व के साथ व्यापार करने की का एकाधिकार प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं मोनोपोली क्रिएशन, कि कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं आएगा। इसने अंग्रेजों को बड़ी पावर दी थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो भैया कहां पहुंचे ये? उस समय भारत में जहांगीर का शासन था। हमारे यहां संगीत, कला, चित्रकारी, जहांगीर पता है ना, एक खास तरह की चित्रकारी करता था। कौन सी? जीवंत चित्र बोलते हैं उसको, फूल पत्तियां उसमें होती हैं, तो बड़ा उसका माहिर था। तो हमारे यहां सब काम धाम चल रहा था, हमारे यहां चीजें थी। तो ये कौन पहुंचा जहांगीर के दरबार में? मुगल साम्राज्य था, जहांगीर के दरबार में कौन पहुंचा? विलियम हॉकिंस। तो पहला ब्रिटिश जो हमारे दरबार में पहुंचा वो कौन था? विलियम हॉकिंस। ये आया, आपने झुक के सलाम वलाम किया, बोला हाँ सब ठीक ठाक है। हम लोग क्या हैं? हम लोग व्यापारी हैं, ठीक है। तो हम किस फॉर्म में पहुंचे? व्यापारी। तो कौन सबसे पहले पहुंचा था? विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर के दरबार में पहुंचा, याद रहेगा। और उससे प्राप्त किया फरमान। फरमान एक फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है रॉयल ऑर्डर, यानी शाही आज्ञा, ठीक है, उसको फरमान बोलते हैं। तो उसमें राजा अपने विजडम के हिसाब से आपको पावर्स दे देता है। पावर किसकी? कि भारत के, याद रखना ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत के पश्चिमी इलाकों में राज करने का। जहांगीर ने कब कहां दिया था? कि आप भारत के पश्चिमी हिस्से में, वेस्टर्न पार्ट में आप जो है वो क्या कर सकते हो? फैक्ट्री लगा सकते हो। नॉट इन द ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि ईस्टर्न जो बंगाल तक का रीजन था वो मुगल के लिए बहुत फर्टाइल रीजन था, बहुत फर्टाइल रीजन था, और वो उनके डायरेक्टली कंट्रोल में था, नवाबों के। लेकिन वेस्टर्न पार्ट में उन्हें व्यापार से उतना लाभ नहीं हो पा रहा था। दूसरा, ये इनको लैंड पे नहीं लाना चाहते थे। इन्होंने बताया कि वी हैव वेरी ग्रेट नेवी। इनके बारे में कहानियां तो आ चुकी थी कि इनका जो नेवल सुपीरियरिटी है वो बहुत ज्यादा है, और मुगलों के पास नेवल सुपीरियरिटी, बताया था ना, वो कहानी वापस आ रही है, तो नेवल सुपीरियरिटी नहीं है। तो इसने, विलियम्स ने जाकर कहा, हुजूर हां, हम आपके सामान को कई गुना दाम पर पूरे विश्व में फैला सकते, बिकॉज हमारे पास पूरी दुनिया में जाने की नाविक ताकत है। तो जहांगीर कोई मूर्ख थोड़े ना था, उसने कैलकुलेट किया भाई लैंड पे तो हमारे लोग जाकर रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे, लैंड पे तो हमारा नवाब, हमारे फलाना, हमारे जो सिपा सलार है वो कर लेंगे, हम ओशीन में नहीं जा पा रहे हैं, तो क्यों ना इनको वहां देके देखा जाए कि रेवेन्यू में कितना बढ़ावा कर लेंगे। भाई हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर ये कुछ फायदा लेकर आते तो बल्ले बल्ले, नहीं तो तू निकल ले, यही वाली कहानी होती हमारी। तो हमने कहां किया? सबसे पहले इसको पश्चिम में दिया, और सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां डाली? सूरत में। याद रखना इसको, क्या सूरत है, क्या सूरत है, क्या सूरत है। उसके बाद तो हमारी सूरत ही बदल दी। कब? 1613 में, 1630 में फर्स्ट फैक्ट्री इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज इन सूरत। तो पश्चिम क्यों समझ में आया? वो देख रहा था कि भाई ये नेवल पावर्स हैं, पानी में रहेंगे तो सूरत से क्या होगा? ये कोस्टल एरिया में गल्फ ऑफ खंबात से होते हुए अरेबियन सी में उतर जाएंगे, हम उधर जा नहीं पा रहे हैं, इधर तो पूर्वी तो हमारे हाथ में है ना सारा का सारा। तो इनको इजाजत दे दी कि भैया चलो, ठीक है।
लेकिन हुआ क्या कि अंग्रेज इस व्यापार से संतुष्ट नहीं थे। वो पुर्तगालियों का जो सोना चांदी था उनके रात दिन उनके दिमाग में घूम रहा था, हम कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सूरत में मसाले नहीं थे, सूरत में केवल कपड़ा था। अब वो उतना ज्यादा इनको आउटपुट नहीं मिल पा रहा था, और ये भी अभी ट्रेड में बहुत लोवेस्ट पावर थे। डच अच्छा काम कर रहे थे वहां पे, पुर्तगीज अपना जो है लगाए पड़े थे मामला। यूरोप में ये उतना मार्केट में उभर नहीं पा रहे थे। अच्छा, रानी ने इनको चार्टर तो दिया था, लेकिन चार्टा भी देने के वादा कर चुकी थी कि भाई अगर बिजनेस नहीं मिला तो चार्टर में तुम्हें बेटा मोनोपोली दिया, तुम्हें को हम अकेले जाके ठोकेंगे। अब इनको वो लाभ भी पहुंचाना था, तो ये सोच नहीं पा रहे थे क्या करें। और मुगल सत्ता इतनी बड़ी थी कि इनको तो टूथपिक की तरह इस्तेमाल करके फेंक देती, तो ये डायरेक्टली लड़ने के मूड में नहीं थे। लेकिन ये चालाक बहुत थे, सबसे चालाक कौम थी ये। इन्होंने 1615 में सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में फिर भेजा। बोला देखिए मालिक, आपने ये छोटा सा सूरत दिया, हमने इसकी सूरत बदल दी, हमने इतना प्रॉफिट दिया, तो मालिक इससे लेकिन काम नहीं हो रहा, आपके खजाना तो भर जाना चाहिए मालिक। बोला हाँ ठीक है। मुगलिया सल्तनत और खुश, बोले हाँ ठीक है, क्या करो। तो इसने क्या किया, बोला साहब एक रॉयल चार्टर और दे दो, एक शाही फरमान और दे दो कि हम मुगल साम्राज्य की छत्र छाया में, बड़े मीठे मीठे बोल बोले इसने, कि मुगल साम्राज्य की छाया, आशीर्वाद, इनके अंतर्गत हम भारत के और हिस्सों में व्यापार करना चाहते हैं, हम आपका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया में भारत का नाम लेके जाना चाहते हैं। ऐसे ही तो बातें होती हैं, इसने भी की। और फिर इसने क्या किया, रॉयल चार्टर सर टॉमस रो ने ले लिया। तो दूसरा कौन था, टॉमस रो आया जहांगीर के दरबार में, बोला कि सर रॉयल चार्टर हमें चाहिए। तो रॉयल चार्टर लिया इसने फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर, कि मुगल एम्पायर में जो भाग हैं वहां हम व्यापार करना चाहते। लिखो, मुगल साम्राज्य के अन्य भागों के लिए शाही फरमान प्राप्त किया। और क्या किया, अब पश्चिम में इन्होंने और विस्तार करना शुरू किया। अभी वेस्टर्न में है, पश्चिम में ये सूरत में इन्होंने फैक्ट्री डाली, फिर भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम 1611 में। सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम। आगरा उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, राइट। सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम 1611। मसूलीपट्टनम की क्या खास बात है, यह दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री थी, साउथ इंडिया की फर्स्ट फैक्ट्री थी। जी सर, चार्टर का अभी चार्टर समझाऊंगा, ठीक है। चार्टर का इसमें क्या चीज होती है, फैक्ट्री डाल लेने के लिए वो फैक्ट्री डाल सकते थे व्यापार करने की, ठीक है। मसूलीपट्टनम ये पहुंचे, जो वेस्टर्न पार्ट से, अब ये क्या होगा, इस चार्टर जो टॉमस रो को चार्टर मिला, अब वो ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। साउथ से निकलकर किधर जाएगा, वेस्ट से निकलकर ईस्ट की तरफ जाएगा। चार्टर जो होता है वो एक तरह से व्यापार की मोनोपोली होती है। अभी आगे आ रहा हूं, क्योंकि चार्टर का सही इस्तेमाल वो बंगाल में करेंगे। उनकी नजर थी बंगाल पे, बंगाल उस समय का सबसे रिचेस्ट प्लेस हुआ करता था, ठीक है। ये सबसे उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि साउथ में किसका डोमिनेंस पहले से है, इतिहास में देखो ना कौन पहले बैठा हुआ है। तो वहां से तो रानी से तो तुमने चार्टर ले लिया, लेकिन यहां तुम्हें डच और पुर्तगीज, डचों से इनकी इतनी लड़ाई हुई, ठीक है, बहुत इनके युद्ध हुए। बाद में तो इन्हें समझौता करना पड़ा कि तुम यार इंडोनेशिया वाला पार्ट देखो, हम इंडिया वाला पार्ट हमें दे दो। तो यहां पर इन्हें बहुत लॉस हो रहा था, एक तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही थी इनकी, तो ये छोटे छोटे फैक्ट्रीज बना रहे थे। लेकिन इनको जो पहला ब्रेक थ्रू मिला वो मिला मद्रास में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो स्थानीय शासक था, जो वहां का लोकल रूलर था, जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य का एक प्रतिनिधि था, उससे बोला कि एक काम करो यार, तुम्हें कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है। तो ये मद्रास जो था वो कोस्टल एरिया, तमिलनाडु यानी कि भारत के ईस्टर्न पार्ट पे मछली पकड़ने वालों का गांव हुआ करता था, मछली पकड़ने वालों का गांव हुआ करता था, और ये गांव यानी विलेज एरिया के रूप में था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो एक रिप्रेजेंटेटिव था, उससे इसने
लोकल जो रूरल था यानी स्थानीय शासक, उससे पट्टे पे ले लिया यानी किराए पे ले लिया, कि बोला जो रेवेन्यू हम कमाएंगे 50% तुम्हारा 50% हमारा। यानी कि ये लिख लिया, बाकी है कुछ? चार्टर का इस्तेमाल अभी नहीं किया इन्होंने, चार्टर का इस्तेमाल अब करेंगे, क्योंकि अगर ये खुलकर आते तो डच और पुर्तगीज इनके खिलाफ शिकायत कर देते, बोले भैया ये तो बदमाश है, मारो इसको। तो इनको रिवैलरी तो इंडिया में इनसे पहले जो 2 यूरोपियन पावर आई वो अभी एग्जिस्ट कर रही है ना, तो उनसे तो छुप के रहना ही, बड़ा छुप छुप के रहते थे, और अभी इंडिया से इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इन्होंने पहला स्टेप लिया, मद्रास, आगे चलकर तुम पढ़ोगे मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत पावरफुल प्रेसिडेंसी थी, आज भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। तो मद्रास को बसाने वाले जो लोग थे 1639 में, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन। मद्रास को किसने बसाया? फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन नाम के 2 लोगों ने पट्टे पे लिया था। जो स्थानीय शासक था विजयनगर साम्राज्य का रिप्रेजेंटेटिव था, और उससे लेकर मछुआरों के शहर को एक अर्बन सेंटर में बसाना शुरू किया। इन्हें थोड़ा सेफ जोन चाहिए था जहां कोस्टल एरिया हो। तो आज जिसे हम लोग इस मद्रास को क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। आज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। तो ये बहुत प्रमुख शहरों में से, और आने वाले समय में तुम देखोगे कि अंग्रेजों का जो सबसे पावरफुल सेंटर बनता है, जब तक इनको बंबई नहीं मिलता तब तक ये सबसे पावरफुल सेंटर बन जाता उनका। इनको जगह बड़ी चाहिए थी जहां वो किलेबंदी कर सकें, क्योंकि अब इनको 2 तरह की दिक्कतें थी। एक, इनका सामान सुरक्षित रहे, उधर से पुर्तगाली उनका कोई एथिक्स वेथिक्स नहीं था, वो इन्हीं के किलों पे आक्रमण करके सामान लूट लेते थे, यानी लुटेरा लुटेरे से लूट लेता था। तो ये बड़ा परेशान से थे, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फैल नहीं पाए। अच्छा, पुर्तगीज पहले से मौजूद थे, उन्होंने 2 सहारा लिया। एक तो उन्होंने क्या किया? एक तो उन्होंने ताकत का सहारा लिया, दूसरा उन्होंने धर्म के प्रसार का भी सहारा ले लिया। वो कहानियां वापस फिर जुड़ेंगी। तो कुल मिलाकर ये कहानी चल रही है, और वहां पर उन्होंने क्या बनाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। कौन सा किला बनाया? फोर्टिफाइड किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज, याद रखना। और पूरब में यानी ईस्ट में जो पहली फैक्ट्री थी वो कौन सी थी? ओडिशा की फैक्ट्री थी। पूरब में, भारत के पूर्व में, पूर्वी तट में ईस्ट इंडिया, ईआईसी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी वो ओडिशा में थी। 1633 में इन्होंने बनाया। अब चार्टर का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। इन्होंने मद्रास बना लिया, मछुआरों का गांव था, कोस्ट लाइन बहुत अच्छी थी, ठीक है, पूरब में उतना ज्यादा इनको स्ट्रगल नहीं करना था, और भारत के जो दक्षिणी हिस्से में यानी पश्चिमी घाट में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जो केरल का पूरा रीजन है वो एग्जॉटिक मसालों के लिए जाना जाता है। जो वहां के मसाले होते हैं वो बहुत सुगंधित होते हैं, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, आज भी है। जो काली मिर्च है वहां की, इलायची जो वहां की है, जो काजू है, ये बहुत जबरदस्त है। तो पुर्तगाली और डच उन पे हाथ नहीं डालना, और डच तो बिल्कुल नहीं मसालों के व्यापार में हाथ डालने दे रहे थे। तो इन्होंने अपनी रणनीति को बदला, और ये भारत के अन्य हिस्सों में थे ही, जैसे आगरा की इनकी फैक्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके दिमाग में बंगाल चल रहा था। इनके दिमाग में बंगाल घूम रहा। बंगाल बहुत फर्टाइल था, बहुत रिच था, कल्चर के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, हर तरह से वो बहुत बड़ा सेंटर था, और वहां पर कोई भी पावर डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाई थी। अब इनके दिमाग में बंगाल चल रहा था, तो इन्होंने धीरे धीरे ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाना शुरू किया। पहले खुद को सेव किया, क्योंकि आंतरिक लड़ाइयों में पुर्तगीज इनका सामान लूट लेते थे, डच इनका सामान लूट लेते थे, तो ये उधर लड़े या इधर लड़े। तो इन्होंने कहा कि लड़ाई से दूर हटकर थोड़ा किनारे जाके बैठते हैं। तो मद्रास इन्होंने बसाया, फिर उड़ीसा में इन्होंने अपनी ईस्टर्न कोस्ट पे पहली फैक्ट्री को डेवलप कर दिया। अब आ जाते हैं इनके लालच की कहानी। इसको जानते हो ना, 3 गुना लगान, ठीक है, इसके लालच की कहानी शुरू होती है, ठीक है। 1651, 1651 बड़ा इंपॉर्टेंट साल रहा। इन्होंने, सर टॉमस रो ने जो चार्टर मांगा था, पहले प्रॉफिट दिखाया मुगलिया दरबार को, और करते 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 इन्हें हुगली यानी बंगाल में व्यापार की अनुमति मिल गई। भारत के पतन का साल माना जा सकता है इसको, ठीक है। 1651 में क्या मिल गया इसको?
व्यापार करने की अनुमति मिल गई। हालांकि इतना आसान नहीं था, मुर्शिद कुली खां बैठे हुए थे वहां पे, ठीक है, वहां के नवाब जो शुरुआत में अंग्रेजों को बहुत नजर रखते थे कि चलो बादशाह का फरमान तो है लेकिन इसको हिलने नहीं देना यहां से, ठीक है, ये अभी अभी इनके लिए बड़ा टफ टाइम है। अब क्या हुआ, इनके लालच का दौर शुरू हो गया। अब इन्हें लगा कि हम कितनी सफाई से पश्चिम से शुरू होकर ईस्ट पे पहुंच गए हैं, हमने सूरत से शुरू किया और बंगाल की तरफ जा रहे हैं। इनके अंदर एक महत्वाकांक्षा जाग गई, और महत्वाकांक्षा क्या थी, पॉलिटिकल पावर बनने की। यार हम क्यों नहीं अपना जो है राजनीतिक सत्ता स्थापित कर सकते। तो इनके अंदर ये अपमार्क से मतलब पॉलिटिकल पावर की इच्छा इनकी जग गई कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते। और बंगाल पकड़ने का मतलब, वो बंगाल में क्या था, बंगाल में जो हुगली नदी है, बड़ी खास बात है, इसको सुनो ध्यान से, कि बार बार हुगली का नाम क्यों आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, आखिर कुछ तो खास बात होगी उस नदी में। वो नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना छोड़ती है, डेल्टा बनाती है, सारा पानी लाके डालती है। लेकिन इसकी एक खास बात है, यहां ज्वार भाटा बहुत आता है, ठीक है, टाइड्स। तो इसमें चंद्रमा की गति के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम में पानी ऊपर चला जाता है और पानी नीचे चला जाता है। हमारे प्राचीन भारत के लोगों ने समुद्री व्यापार करने के लिए इस नेचर की पावर का इस्तेमाल किया। अच्छा, हुगली का मुहाना बड़ा है तो क्या होता है, समुद्र का पानी आसानी से अंदर आ जाता है और यह पानी बाहर चला जाता है। तो जब टाइड्स आती हैं तो पानी चढ़ता है, जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, मून का, तो पानी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। तो समुद्र में जो जहाज हुआ करते थे, ये मशीन के थ्रू क्या होता है, आपको जब बड़े बड़े जहाज आप माल लाते हो तो आपको समुद्र में डालना पड़ता है। तो आज तो बड़ी बड़ी मशीनें आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में। उस समय क्या होता था, जैसे मान लो समुद्र में कोई जहाज खड़ा है, उसको जमीन के अंदर गोदाम में लेकर जाना है, तो पानी जैसे ही टाइड में चढ़ेगा ये जहाज आगे बढ़कर अंदर चले जाते थे। और जब पानी, जब लो टाइड आएगी, यानी वो जब नीचे की तरफ जाएगा, पानी पीछे खींचा जाता है 6 घंटे कुछ मिनट पे, तो वो क्या होगा, जिनको समुद्र में जाना था वो एकदम रेडी हो जाते थे। यस, तो जैसे जैसे पानी पीछे खींचता रहता था, इनकी नाव अपने आप समुद्र में चली जाती थी। फिर उधर से जो पोर्ट पर आई कि चलो अंदर माल पहुंचाना है गोदाम में, तो वो जहाज अंदर आ गया, फिर वो पानी पीछे खींचा, वो निकल गए समुद्र में। इतना बढ़िया 6-6 घंटे पे वो निकल जाते थे अपना काम करने के लिए। ये नेचर पावर का उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये प्रकृति को वरदान था, क्योंकि जो पश्चिमी पार्ट की नदियां हैं भारत में, वो सभी एस्चुरी बनाती हैं। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ रिवर है इंडिया की, भारत में 2 नदियों का तंत्र है, एक पूरब की तरफ और एक पश्चिम की तरफ। तो जो पश्चिम की तरफ की नदियां हैं, ये प्रीलिम्स के में कई बार क्वेश्चन आया, जैसे नर्मदा जो है, तापी, ये क्या होता है, ये एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब ये डेल्टा नहीं फॉर्म करती, ये गई और टप्पा से समुद्र के अंदर कूद गई, तो इनका कनेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, ये गए और नीचे चले गए, इसको एस्चुरी बोलते हैं। तो यहां से मुहाना इनका बड़ा नहीं हो पाता, इनका माउथ ओपन नहीं हो पाता है। जो ईस्टर्न की नदियां वो डेल्टा बनाती हैं, वो क्या होती है, जब वो ओशियन में जाने वाली होती है तो वो फैल जाती हैं, तो इनका माउथ बिल्कुल ओपन हो, जैसे आप गोलगप्पा खाते समय करते हैं वैसे। अगर बोलने को आंसर का, जब क्वेश्चन का आंसर दो और जब कहे भैया गोलगप्पा लगाओ, तब तो ठीक है, गोलगप्पा क्या, हनुमान जी अंदर चले जाए, ठीक है, तब वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो पश्चिम और पूरब की नदियों में यही अंतर। पश्चिम की नदियां जब आपसे टीचर आपका क्वेश्चन पूछे, हाँ, और पूरब की नदियां जब आप गोलगप्पे वाले से गोलगप्पा मांगे, ठीक है। तो बस यही अंतर याद रखना दोनों का, ठीक है, याद रहेगा। तो इस पावर का इन्होंने इस्तेमाल किया। इससे क्या होता था, ट्रेड बहुत आसान हो जाता था, ट्रेड बहुत इजीली होता था। यही रीजन था बंगाल के पास बहुत ज्यादा जो है वो आउटपुट मौजूद था, बंगाल पे इनकी नजर थी। अब नतीजा क्या रहा, धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिकल पावर बनने की योजना बनाई और आगे चलकर आप देखोगे इन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। और 1886 आते आते हुगली बर्बाद कर दिया इन्होंने, डिस्ट्रॉय कर दिया हुगली, पूरी तरीके से उसको निचोड़ लिया। आखिर कैसे निचोड़ा, यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, कैसे किया कंट्रोल, कैसे हुगली को बर्बाद किया, तो यह दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि 1886 इन्होंने पूरी तरह से हुगली को अपने कंट्रोल में कर लिया, पूरी तरीके से। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, हाउ दे डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ हुगली। अभी पूरा बंगाल नहीं, बंगाल तो बहुत बड़ा था उस समय, ठीक है, जो वर्तमान बिहार है वो भी उसका पार्ट हुआ करता था।
तो डुअल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश, द्वैत शासन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि इन्होंने सबसे पहले बंगाल में क्या किया, द्वैत शासन, डुअल जो गवर्नमेंट को लेकर आया। तो डुअल गवर्नमेंट क्या थी इनकी, व्हाट डू यू मीन डुअल गवर्नमेंट, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन और सेना दोनों संभालते थे, नहीं, लिखो डुअल गवर्नमेंट, द्वैत शासन क्या था, कैसे इन्होंने बर्बाद किया, बंगाल को निचोड़ के रख दिया। सबसे पहले हुगली को, इंग्लिश कलेक्टेड रेवेन्यू, वर्ड याद रखना, इंग्लिश कलेक्टेड रेवेन्यू यानी अंग्रेज राजस्व, भारतीयों की सहायता से वो जो फरमान था अब उसका उन्होंने प्रयोग किया। फ्रंट पे नहीं आए, ये मनी हीस्ट की तरह थे, वो मुखौटा पहन के बैंक लूटते थे, देखा ना उसको, तो क्या होता, मुखौटा पहन के बैंक लूटने वाली जो मूवीज आप देखते होगे, तो ये मुखौटा इन्होंने फरमान कर रखा हुआ था कि भाई बादशाह का ऑर्डर है, लेकिन ये लूटपाट में मचे रहे। तो जो डुअल गवर्नमेंट थी वो क्या थी, ये समझो, इंग्लिश कलेक्टेड रेवेन्यू विद द हेल्प ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स, राइट, कि अंग्रेजों ने भारतीय अधिकारियों की मदद से राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डायरेक्टली नहीं थे, यानी इनडायरेक्ट हेड ऑफ सिविल प्लस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मिलिट्री से कहते थे ये रेवेन्यू नहीं दे रहा, इसकी हड्डियां निकाल के बाहर करो, खाल खींच लो इसकी, राइट। तो ये क्या करते थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मदद थे, यानी दोनों तरीके से क्या थे, इनडायरेक्ट हेड, यानी वर्चुअल हेड थे, ये शासक थे किसके, सिविल, यानी कि जो सिविल हैं, गवर्नमेंट है, दीवानी और फौजदारी दोनों के मालिक थे ये, लेकिन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष। तो डुअल में क्या था, इंग्लिश कलेक्टेड रेवेन्यू यानी अंग्रेज राजस्व वसूलते थे भारतीय अधिकारियों की मदद से, खुद नहीं जाते थे, और वो इनडायरेक्ट हेड ऑफ सिविल प्लस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में थे, यानी नागरिक और मिलिट्री दोनों के अप्रत्यक्ष मालिक बन बैठे थे। यह था इनका द्वैत शासन। इसकी वजह से क्या हुआ, इल्जाम लगते थे किसके ऊपर, भारतीय शासकों को, नवाबों के ऊपर, और मजा कौन लूट रहा था, अंग्रेज। तो मनी हीस्ट पहला इन्हीं का था, सबसे पहले इन्होंने ही जो है आदमखोरी की वहां पे। नतीजा ये रहा कि इन्होंने हुगली को पूरी तरीके से वहां की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि नदी के मुहाने के आसपास की जो पूरी इकोनॉमी थी उसको ये चाट गए दीमक की तरह। और जब ये चाट गए तो इनका घमंड बहुत ऊपर चला गया, बोले अरे अब हिंदुस्तान को तो हम यूं मसल के रख देंगे। घमंड बहुत बड़ा इनका प्राउड बहुत भयानक हो गया। और इनका क्या, ये मुगल सल्तनत में क्या दम है। उन्होंने भारत की एक बात पकड़ ली कि भारत कभी राष्ट्रवाद के साथ नहीं है, ये लोग अपना अपना व्यक्तिगत देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा वॉर अगेंस्ट मुगल, ठीक है, वॉर अगेंस्ट मुगल। तो इन्होंने उस समय सत्ता किसकी थी, औरंगजेब की। जब ये सारा कांड कर रहे थे औरंगजेब लड़ाइयों में बहुत व्यस्त था, वो दक्कन चला गया था लड़ने के लिए। तो इन्होंने कहा अरे औरंगजेब की ऐसी, लेकिन मरा हाथी लाख का, ठीक है, हाथी तो हाथी होता है, तो मरा हाथी भी लाख का। अब क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी, बोले अभी यूं मुगल सत्ता को उड़ा खाड़ के फेंकते हैं, हमारे सामने क्या। औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब ने बिल्कुल यही हाल किया ब्रिटिश का, मार मार के इनको सीरियसली बड़ी मार मारी। ये गंगा के मुहाने पे एक आइलैंड था, उसमें जाके छिपे थे, ऐसा मारा था इनको अंग्रेजों को। सारी फैक्ट्रियों पे, सूरत से लेकर भड़ोच तक सारी फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लिया, हुगली का सारा व्यापार अपने हाथ में रख लिया, और मार मार के एक आइलैंड में जाके छुपने को मजबूर हुए। वहां इतनी बीमारियां, मच्छर, मलेरिया की इनकी हालत, इन्हें समझ में आ गया अब जिंदा बचना हमारे लिए मुश्किल है। ये दिन में निकल नहीं सकते थे, छुप छुप के निकलते थे, बिल्कुल मार मार के धुआं कर दिया इनको, ठीक है, मार मार के धुआं कर दिया। ब्रिटिश की हालत हो गई। फिर इन्होंने वो चालाकी की और औरंगजेब से वो गलती हुई जिसकी कीमत भारत सदियों तक चुकाता रहा। ये पहुंचे माफी मांगने। तो जैसे जब पति पिट जाता है तो ये नहीं कहता तुम गलत थी, क्योंकि पता चला आगे दो गए हैं और भी दो निकल जाएंगे। तो क्या करता है फिर वो, जिस ज्वालामुखी पत्नी ने पटक पटक पीटा है उसी को चंद्रमुखी कहता है ना, उसी को लाके गिफ्ट देता है। क्या होता है जब एक पति और पत्नी लड़ते हैं, पति माफी मांगता है, भले चाहे आर्गुमेंट जीत जाए तो क्या हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। तो ये भी क्या हुआ, बिल्कुल अंग्रेजों ने वही वाली हालत की। इन्हें पता था दो दांत अभी निकले, दो और निकल जाएंगे। पति भी यही जानता है, कह नहीं सकता तुम ज्वालामुखी हो,
शाम तक आते कहेगा तुम चंद्रमुखी हो, ठीक है, साड़ी भी लाके गिफ्ट देगा, तुम्हें बताएगा तुम संसार की सबसे सुंदर पत्नी हो, सबसे अच्छी पत्नी हो। सेम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज बिछ गए मुगल दरबार में जाके, बोले प्रभु आपसे महान कोई नहीं है, आप तो मुक्तिदाता हो। सेम यही काम किया, पहले पिटाए, छुपके रहे द्वीप पर, मच्छर खाए जा रहे हैं, हालत खराब थी इन टेम्परेट के लोगों की उस जो है ह्यूमिड क्लाइमेट में। इन्हें समझ में आ गया बच के जिंदा निकलना नामुमकिन है, पहुंच गए और जाके बिछ गए, जाके बिछ गए। बोले प्रभु रक्षा करें, आप ही अन्नदाता हैं, मालिक हैं। जैसे पति जब घर लौटता समझ जाता आज रात का खाना गया, भैया बर्तन पटके जा रहे, हम फिर पटके जाएंगे, तो फिर क्या करता है वो, सारे टेंट्रम करता है। और यहीं से हमसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती हो गई, औरंगजेब ने माफ कर दिया। लेकिन सवाल है जब इन्होंने चापलूसी की, दरबार में बिछ गए, ठीक है, मुगल साम्राज्य के कसीदे पढ़े, तो हमसे गलती क्या हुई? क्या हम लोग वहां बेवकूफ बैठे थे? एक्चुअली में कुछ रीजंस थे। पहला, औरंगजेब लड़ाइयों में बहुत ज्यादा बिजी था, उसको क्या चाहिए था? रेवेन्यू चाहिए था। इन्होंने कहा हम तुम्हें रेवेन्यू लाके देंगे बिकॉज वी हैव नेवल सुपीरियरिटी। अंग्रेजों को यह पता था कि मुगल को यह पता था कि भले चाहे लैंड पे हम इनको मार मार के धुआं कर दें, लेकिन जैसे ये ओशियन में पहुंचेंगे हमारा पूरा बिजनेस क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो अरब सागर से हमारा बिजनेस हो रहा है इस पर ये क्या कर देंगे? कब्जा कर लेंगे। तो उनकी जो नेवल, मैंने कहा था ना वापस आएगा ये, तो जब उन्होंने कैलकुलेशन की तो उन्होंने देखा कि नेवल सुपीरियरिटी में नो डाउट ये बहुत बेस्ट है, ये हमारा क्या कर सकते हैं? समुद्री व्यापार रोक सकते हैं। तो इनके जो मुगल दरबार में लोग थे उन्होंने कहा मालिक ऐसा है कि देखो माफी वाफी मांग रहा है, क्या छुट्टे मुट्टे लोग हैं, फिर मार के बिठा देंगे वहीं पे। जैसे पत्नी को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि एक बार पिटा है तो दोबारा भी पिटेगा ठीक है, पिटता रहेगा, जाएगा कहां। तो इसी तरह से सेम इनका कॉन्फिडेंस हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कई बार। तो उस कंडीशन में क्या हुआ यहां पे? इसको नेवल सुपीरियरिटी का इनको सेगमेंट था। दूसरा, इनको लालच थी, क्योंकि मुगल औरंगजेब ने बेतहाशा खर्च बढ़ा दिए थे, तो उसको रेवेन्यू चाहिए था। तो ये दो फैक्टर थे जिसकी वजह से उसको माफीनामा दे दिया। और माफीनामा तुम्हें पता है भारत कितने में? 1.5 लाख रुपए में माफी दे दी। वो 1.5 लाख रुपए कितने भारी पड़े भारत पे, तुम अब अंदाजा लगाओ। 45 ट्रिलियन डॉलर की तो लिखित लूट है। अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन डॉलर हमसे नोचा। भारत आजाद होते होते भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर निकाल के लेकर चले गए। 1.5 लाख रुपए में हमने माफीनामा दे दिया। अलाउ टू ट्रेड की कोई बात नहीं है, दोबारा मत करना छुटकू, ठीक है। मार पीट के 1.5 लाख रुपए लिए और माफीनामा कर दिया। वो 1.5 लाख रुपए भारतीय इतिहास के सबसे महंगे रुपए थे। उसी दिन वो चले गए होते और इन लोगों को आचार्य चाणक्य के बारे में थोड़ा सा भी पता होता कि शत्रु का समूल नाश जरूरी है, जड़ों में मट्ठा डालना जरूरी है, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। कम से कम पैसा तो होता हमारे पास। खैर कुल मिलाकर तो भाई 1.5 लाख रुपए इनसे फाइन लिया, बोला जाओ जाओ मेरे बच्चों व्यापार करो। और इनको जमींदारी दे दी 3 गांवों की। सूतानाटी 1698 में जमींदारी दी, ठीक है, लैंडलॉर्ड बनाया इनको। सूतानाटी, कलिकता और गोविंदपुरी। यहीं पर इन लोगों ने कौन सा किला बनाया? फोर्ट विलियम बनाया। कौन सा किला बनाया? फोर्ट विलियम। आगे चलकर जब इस शहर की आबादी बढ़ी, इन्होंने अपना वो सिविल लाइंस, घंटा घर, ये सब बनाना शुरू किया, तो आगे चलकर क्या हुआ? यही शहर बन गया कलकत्ता। और अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलकाता। ये जो कोलकाता शहर है, ये जो मद्रास शहर है और बंबई, अब इस कहानी में एक पार्ट और जुड़ रहा है। अंग्रेजों की सक्सेस में, अब यहां तक रोक रहे हैं इसको, वापस थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी का जो हिसाब किताब, बंगाल प्रेसिडेंसी से कहते हैं, ये तीनों अंग्रेजों के शासन के 3 बड़े स्तंभ थे। और कभी तुम सोचो कि भारतीयों ने, खासतौर पे भारतीय राजा, जमींदार, रजवाड़े, ये अंग्रेजों की साइड में क्यों रहे? और मैं तुमसे कहूं इसका कारण ये शहर थे, तो तुम आश्चर्य मत करना, समझते जाओ। इनकी कहानी चल ही रही थी। थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाता हूं, ठीक है। पुर्तगाली नो डाउट बहुत पावरफुल थे, 100 सालों से भारत पे अपना व्यापार किए थे, मोनोपोली किए हुए थे।
1622 में कुछ और हुआ, पैरेलली इसको लिखो, लिखोगे? थक गए? 1622 में कुछ और हुआ। पुर्तगाली नो डाउट बहुत ताकतवर थे, ठीक है, ये कहानी चल रही, देखो इसी के साथ चल रही है। इधर वो 1615 में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एक रास्ता इधर भी जा रहा है, ठीक है, कुछ हो रहा था देश में। तो 1615 में जहांगीर सर टॉमस रो आया। 1622 में यूरोप में कुछ हुआ। यूरोप में इंग्लैंड के राजकुमार थे सम्राट चार्ल्स द्वितीय, जो चार्ल्स सेकेंड थे। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से उनकी हुई शादी और मिला दहेज। अल्टो वल्टो नहीं लिए थे, दीपे मांग लिए पूरा है। दहेज, हमारे यहां कहते हैं कि भारत में दहेज कुप्रथा थी, देखो किसके यहां थी? इनको मिला दहेज, इन दोनों का हो गया विवाह। पुर्तगाल ताकतवर था भारत में। अच्छा, मामला चल रहा है यूरोप में, लेकिन देखो इससे होगा क्या। तो इंग्लैंड के राजकुमार थे सम्राट चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन। दोनों का हो गया विवाह 1622 में, और बंबई का द्वीप मिल गया दहेज में। यह बंबई का द्वीप था पुर्तगालियों के पास, ठीक है, क्या था किसके पास? पुर्तगीज के पास। तो विवाह के आयोजन में चार्ल्स को दे दिया कि तुम रखो यार, दहेज में रखो, इधर कभी जाना तो अपना जाना, चाय व पानी पीना, रेस्टोरेंट बना के गाना वाने गाना। बोले ठीक है, चलो इंडिया में भी एक अच्छी जगह बन जाएगी बंबई। तो हाँ, अरे दहेज कौन देता है ठीक है, बताने की जरूरत है। तो कैथरीन के घर वालों ने बंबई को किसको दे दिया? चार्ल्स को दे दिया। दहेज अभी हमारे यहां उल्टा नहीं है कि लड़कियां दहेज लें, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन फिर भी। तो बंबई का द्वीप मिल गया किसको? ये तीर बता रहा है, ये मेरे तीर तलवारों का थोड़ा ध्यान रखा करो, ये बताता है किससे क्या लिंक है। तो ये किसको मिला? चार्ल्स द्वितीय को। ये मत समझना बड़े प्रोग्रेसिव थे, वहां लड़का लड़की को दहेज दे रहा है, वहां भी था ऐसा, ठीक है। तो नतीजा क्या हुआ? 1668 में चार्ल्स ने किसको दे दिया? ये बॉम्बे जो था, बॉम्बे आइलैंड, 1668 में ये दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। याद रखना डेट, 1668 में, खासतौर पे जो लोग स्टेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1668 में बंबई द्वीप किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इन दोनों का अंतर समझ लेना। दहेज तुरंत मिलता है, दहेज उस आदमी को मिलता है जिसने शादी की है, कंपनी को नहीं मिलता है, ठीक है। तो 1622 में शादी हुई थी, मिला था चार्ल्स को, कोई कंफ्यूज मत करना, ठीक है। फिर बंबई चार्ल्स ने किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। रखो यार, ट्रेड वेड करो, ठीक है, माहौल बनाओ, हम आते हैं। तो बॉम्बे दे लिया इनको। ये इनका बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? जो बॉम्बे की लोकेशन थी वो एक सेपरेट आइलैंड था, अरब सागर में इसका मुहाना खुलता था, अरेबियन सी में, और ट्रेड के लिए बड़ा जबरदस्त रूट देता था, ठीक है। और अच्छा क्या है, पानी से मेन लैंड से थोड़ा सा दूरी पे था, इसीलिए इसको घेरना बहुत आसान था। तो क्या किया इन्होंने? फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, किलेबंदी शुरू कर दी। आगे चलकर ये भारत के लिए, मतलब अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बन के आएगा, ठीक है। बेस्ट पोर्ट इनका था ये, बेस्ट पोर्ट, सबसे बेस्ट बंदरगाह जो पश्चिमी कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे था। इसकी पूरी किलेबंदी कर दी, क्योंकि ये क्या था, मेन लैंड से थोड़ी डिस्टेंस पर, बीच में वाटर बॉडी थी, क्रीक्स थे इसमें, क्रीक बोलते हैं। जब लैंड के बीच में जैसे अंगुलियां होती हैं, तो जब उंगली के बीच में पानी भर जाता है उसको क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में? क्रीक्स बोलते हैं। तो ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया, तो ये क्या, लैंड वाटर। तो ये क्या था, मेन लैंड से, पानी से थोड़ा सा अलग था। तो इससे क्या हुआ, शत्रु डायरेक्टली आ नहीं सकते थे, आओगे तो नाव से आओगे, कितने लोग नाव से आओगे, पटक के पीट लेंगे रास्ते में। तो अभी क्या हुआ, ये बेस्ट पोर्ट था इनका, सबसे बढ़िया सेगमेंट ये तैयार हो गया। दूसरा क्या था, सूरत में इनको एक बड़ी प्रॉब्लम थी। सूरत उस समय सौराष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था, जो गुजरात महाराष्ट्र सौराष्ट्र हुआ करते थे, जो पूरा दक्कन का इलाका हुआ करता था, ये काली मिट्टी का। तो मराठों का वहां पे बहुत ज्यादा, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, मराठों का बड़ा जबरदस्त उसमें दबदबा था। मराठे वहां पे आ जाते थे, उनको पता ना, चौथ सरदेसाई, सरदेशमुख इनको लेना, 1/4 टैक्स रेवेन्यू। तो इनको हमेशा डर रहता था कि भैया आके पीट ना दें। बॉम्बे में ये डर खत्म हो गया उनका, क्योंकि इनके किले क्या हुए, पानी से घिरे हुए। तो इनके लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन हो गई कि डायरेक्टली दुश्मन आ नहीं सकता, ठीक है। बॉम्बे एक तरह से निर्जन द्वीप पड़ा हुआ है,
दूसरा, इनकी जो सामान था वो बहुत आसानी से ये फैक्ट्रीज में रख सकते थे। तो ये जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्होंने मद्रास बसा लिया, वो भी पोर्ट के किनारे, बंबई द्वीप इनको मिल गया, और अब ये हुगली के किनारे इन्होंने अपना बेस बना लिया। ये जो तीनों सेगमेंट हैं, ये आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा अर्बन सेंटर डेवलप करेंगे, और भारतीय इन जगहों पर जाने के लिए बहुत परेशान हो जाएंगे कि हमें जाना है, क्योंकि यहां सुविधाएं होंगी, सनीमा होगा, ठीक है, गांव से अलग सुविधाएं होंगी, सिविल लाइंस होंगे, जो यूरोप का कल्चर होगा यहां होगा, मोटर गाड़ी चलेगी। तो हमारे यहाँ के बहुत से लोगों को लगेगा कि इन शहरों में जाना, इन नगरों में जाना है, और यहां जाने के कुछ सख्त नियम होंगे। तुम्हें अंग्रेजी सूट बूट, तौर तरीके, बोली, भाषा, संस्कृति अपनानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, भारतीयों का एक वर्ग तैयार होगा जो अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी तौर तरीके, उसको अपनाने के लिए क्या होगा, दीवाना हो जाएगा। जैसे हमारे आईफोन आता है ना, तो लाइन लोग लगा खड़े होते हैं, आईफोन आया, आईफोन आया, होता है ना, नया फोन लॉन्च हुआ, लाइन लगी होती है। ऐसे ही इनके यहां भी लाइन लगेगी कि कोई शहर टाइप चीज आई है, कोई मोटर गाड़ी जैसी चीज चल रही है, कुछ खास हो रहा है यहां पे, कुछ सनीमा चल रहा है, डांस वांस हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज हमारे यहां शुरू हो जाएगी। इसका इनको बहुत लाभ मिलेगा भारतीयों को तोड़ने के लिए। जो अमीर भारतीय हैं, तुम देखोगे धीरे धीरे वो स्वतंत्रता आंदोलन से अलग होते जाएंगे। इसकी कहानी इसके पीछे। यहां तक क्लियर रहा? तो कैसे वो हुगली में घुसे, अब इनको औरंगजेब ने माफ कर दिया, और यहीं से ही हमारा एक बहुत बड़ा त्रासदी शुरू होगी। अब इसमें चौथा व्यक्ति घुसेगा। वहां तक भी खबर जा रही है कि बहुत पैसा है, और सबसे लास्ट कौन यूरोपियन पहुंच रहा है, फ्रांसीसी आएंगे अब। और जब ये पहुंचेंगे तो चूंकि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड में भयानक लड़ाई चल रही है, नेपोलियन चाहता है कि वो पूरे यूरोप पे कब्जा कर ले, आल्प्स को पार कर ले। यूरोप में बात चल रही, सारी कहानी की जड़ यूरोप है, भारत में तो केवल परिणाम भुगता है। उधर नेपोलियन जो है वो क्या कर रहा है, फ्रांस में तलवार निकाल चुका है। फ्रांस में रेनासा सबसे पहले आया था, पुनर्जागरण हुआ था, वहां के लोग एकदम आह्लादित है, खुशी से भरे हुए हैं। इंग्लैंड उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। अब वो लड़ाई पहुंचेगी भारत, और अब इसमें भारतीय शासक, चाहे वांडीवॉस का युद्ध हो, ठीक है, मैसूर, कर्नाटक, निजाम, तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, अब शुरू होगी। अब शुरू होने जा रही है शतरंज की असली बिसात, जहां पर एक चीज हारेगी, भारतीयता। और वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि सबसे मजेदार इस देश की बात है कि यहां राष्ट्रभक्ति नहीं है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि धर्म तुम्हारा कुछ भी हो, जाति तुम्हारी कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, नेशनलिटी से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। भारत ने कंप्रोमाइज किया, और अब तुम देखना कि कैसे जब ये फ्रांसीसी और अंग्रेज शय और मात का गेम खेलेंगे, भारतीयता हारेगी। और अब कुछ ही समय के अंदर हम धीरे धीरे पहुंच के 1857 की क्रांति भी कर देंगे। ठीक है, स्टोरी लिंक हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? बस भाई मेरे एक एक वर्ड, एक एक सन याद कर डालो। हाँ बताओ। उसके कई कारण हैं। स्पेन के लोगों को सिल्क रूट का रास्ता मिल गया। मार्को डी पोलो का नाम जानते होगे? नहीं, सबसे पहले चीन पहुंचा। ईस्ट में केवल इंडिया नहीं था, रेशम के व्यापार पे चीन का बहुत बड़ा दबदबा था। ठीक है, तो उससे पहले कई पावर्स आ चुकी। जैसे मान लो तुम एक बाजार में घुस रहे हो जहां पहले से ही ढेर सारे कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, तुम्हें टिकने नहीं देंगे, तुम्हें मार पीट के निपटा देंगे। स्पेन के साथ एक और बात हुई थी, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में तुम पढ़ोगे तो जो ऑटोमान एम्पायर है, कुस्तुनतुनिया, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से स्पेन पे अपना प्रभाव डाल दिया था। स्पेन धर्म युद्ध के क्षेत्र में फंस गया था। ईसाइयत और जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच की लड़ाई थी, सबसे पहला जो उसका फील्ड बना था वो स्पेनिश लोग ही थे। और ये क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब भारत में जाने का कोई खास फायदा है नहीं, ये चले गए चीन और ये चले गए दक्षिणी अमेरिका। इन्हें प्लांटेशन, जैसे डच भी इंडिया में नहीं ज्यादा देर तक टिके, वो चले गए ईस्ट एशिया, मसाला द्वीपों पे चले गए। उसी तरह जो स्पेनिश लोग थे वो चाइना से रेशम के व्यापार में ज्यादा खुश हो गए। रेशम के साथ साथ उनको वहां बारूद बड़ा अच्छा मिला। फिर ये इनका जो मैक्सिमम अप्रोच था वो साउथ अमेरिका की तरफ, इनको बहुत बड़े बड़ी जमीनें मिली। ये ब्राजील की तरफ चले गए,
इन्होंने बड़े बड़े प्लांटेशन पे अपना फोकस किया, क्योंकि बेसिकली स्पेन में प्लांटेशन क्रॉप्स और जो कैश क्रॉप्स थी उनका हमेशा से दबदबा रहा है। तो इन्होंने अपनी उस चीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया, ठीक है। इसीलिए ये भारत में ज्यादा देर या इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया और ये आए दाएं बाएं से चले गए। ये बेसिकली पार्ट ऑफ बिजनेस थे, मतलब आगे चलकर वो कैरी फॉरवर्ड करते थे बिजनेस को, तो ये उनका क्षेत्र नहीं रहा। पुर्तगीज भी कुछ समय बाद धीरे धीरे गोवा, पांडिचेरी इन्हीं के पास सिमट, दमन द्वीप इन्हीं के पास सिमट के रह गए। तो अब जब फ्रांसीसी आएंगे तब तुम्हें कहानी असली समझ में आएगी कि अंग्रेजों को सफलता मिली तो मिली कैसे, और फ्रांसीसी हारे क्यों। क्योंकि इस कंपटीशन में दो ही लोग सबसे इंपॉर्टेंट थे। अब पुर्तगाल क्यों हारे जब सबसे पावरफुल थे, यह भी तो क्वेश्चन आ सकता है। पुर्तगीज क्यों हारे, कितने लोग जानते हैं क्या हुआ था? क्या हुआ? सही है। पुर्तगीज कई लड़ाइयों में यूरोप में शामिल हो गए थे, तो वो अपने मूल देश में ही कमजोर हो गए थे, राइट। और अगर नेपोलियन नहीं हारता तो भारत में अंग्रेज नहीं जीतते। फ्रांसीसियों से दो बड़ी गलती हुई थी, एक डुप्ले को बुला लेना, ठीक है, डुप्ले को भारत से वापस खींच लेना, और दूसरा नेपोलियन का हार जाना। नेपोलियन उस समय सनसनी था यूरोप की, नहीं तो शायद ये शासन फ्रांसीसियों का होता। कुछ भी हो, हमारा तो नुकसान ही था, किसी का भी शासन हो, ठीक है। तो चलो इसमें देखते हैं कहानी हमारी आगे कैसे बढ़ती है।